देखिए, पेन जो होता है, पेन एक बॉडी का नॉर्मल रिस्पॉन्स है। इमोशन से हम सिर्फ सोचते हैं कि गुस्सा या खुशी, पर ऐसा नहीं होता है। इमोशंस की भी वाइड वैरायटी है। हेलो गेस्ट, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज हमारे बीच में डॉक्टर रुचि भसीन, रिनाउंड नेम, इंदौर में पास्ट 20 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रही हैं। शी इज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड बहुत सारे पेशेंट्स को उन्होंने कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट दिया है। A great thanks to you, ma'am. Thanks for coming. थैंक यू सो मच। So, मैम, फिजियोथेरेपी एक ऐसा वर्ड है जो कि ना मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हर इंसान की लाइफ में 1-2 बार, 3 बार, 5 बार शायद वो फिजियोथेरेपिस्ट से इंटरेक्ट करता है। बिल्कुल, आपका कहना सही है कि हर एक इंसान कहीं ना कहीं लाइफ के ऐसे स्टेज में आता है जब हमारी ज़रूरत उसको पड़ती है। करेक्ट। और हमें बहुत खुशी होती है जब हम देखते हैं कि ऐसे कोई आते हैं और हम उनको अच्छा सर्व कर पाए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, तो उस चीज़ से हमें बड़ी खुशी मिलती है कि पेशेंट्स का पेन हमारे क्लिनिक पे आए या हम उनको सर्व करें और वो पेन फ्री होके जाए। तो इससे बड़ी खुशी की बात एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए नहीं हो सकती है। राइट मैम, एक जैसे पेन आपने एक वो बताया, या एक नेचुरल चीज है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पेन बॉडी में आता है, सबको कहीं ना कहीं होता है। बट एक ऐसा सवाल है कि एक नॉर्मल पेन, बॉडी पेन, जैसे हम कहीं बैठे हैं, आज मुझे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरा पैर दुख रहा है, वो सीवियर पेन में कब कन्वर्ट हो जाता है, या क्या उसके लिए आप बताएंगे? देखिए, पेन जो होता है, पेन एक बॉडी का नॉर्मल रिस्पॉन्स है। जब भी कोई तकलीफ होती है, जैसे सपोज मान लीजिए हमको कोई चोट लग गई, तो बॉडी कैसे बताएगी कि चोट लगी है? कैसे हमको पता चलेगा? ब्रेन कैसे एक आउटपुट देगा कि कहीं कुछ हो गया है शरीर में? तो वो रिस्पॉन्स है पेन। तो पेन किसी भी तरीके का हो सकता है। वो एक फिजिकल इंजरी के कारण हो सकता है, किसी चोट लग गई। इवन वो एक मेंटल ट्रॉमा या किसी इमोशनल कॉज के कारण भी हो सकता है कि हमको वो पेन आ रहा है। नहीं, मेरा जस्ट वांट टू आस्क, जैसे कि कोई नॉर्मल पेन है अगर बॉडी में, सीरियस कैसे हो जाता है? जब हम किसी पेन को नेग्लेक्ट करते हैं, सपोज कुछ छोटी सी चोट लगी और हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि चलो ठीक है, एक दिन बाद ठीक हो जाएगा, आज स्प्रे कर लेते हैं, कल ठीक हो जाएगा, अभी आज को सिकाई कर लेते हैं, पर उस चीज़ को लिंगर ऑन होते 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 टाइम हो जाता है और फिर भी हम ध्यान नहीं देते और हम अपने रूटीन में इतने बिजी हैं कि हमको लगता है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, सब ठीक है, हम एडजस्ट करके काम चला लेते हैं, दवाइयाँ खा के काम चला लेते हैं। तो उसकी सीरियसनेस बढ़ती जाती है। वो एक क्रॉनिक स्टेज में पहुंच जाता है जहाँ की उसका ट्रीटमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, उसको समय भी लगता है और हमको कुछ ज़्यादा एडवांस चीज़ें करनी पड़ती है उसको ठीक करने के लिए। अगर हम शुरू में ही सचेत हो जाएं कि नहीं, दर्द हो रहा है, हम चले जाएं किसी डॉक्टर के पास या फिजियोथेरेपिस्ट के पास और हम उसका ट्रीटमेंट कर लें, उसका इलाज कर लें, तो वो कम समय में, कम पैसे में वो जल्दी ठीक हो सकता है। हमको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। राइट। तो मैम, एक क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा, जैसे आपने बताया कि अगर पेन हुआ बॉडी में, तो फिर मैम पेन किलर्स को अगर मैं कंपेयर नहीं बोलूंगा मैं, जैसे मान लेते हैं मुझे या किसी को भी पेन होता है, तो शुड वी गो फॉर पेन किलर और फिजियोथेरेपी? मतलब डायरेक्टली इनिशियली कहाँ हम जाएं? देखिए, ऐसा तो नहीं कह सकते कि पेन किलर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग पेन किलर पे ही बिलीव करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट नो होता है कि नहीं, हम तो दवाई ले ही नहीं सकते, हमको एसिडिटी हो जाती है, हमको तकलीफ हो जाती है, हमको दवाइयाँ सूट नहीं करती। तो फिर ऐसे में वो दूसरे ऑप्शंस देखते हैं कि भाई अगर हम दवाई नहीं खा रहे तो और क्या सेफ ऑप्शन है कि हमारे बिना दवाई खाए भी हमारा दर्द ठीक हो जाए। तो फिजियोथेरेपी का रोल वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो पेन किलर्स लेते हैं वो भी करवाते हैं फिजियोथेरेपी, ऐसा नहीं है कि वो फिजियोथेरेपी नहीं करवाते। तो पेन किलर अपनी जगह है और फिजियोथेरेपी करवाना एक अपनी जगह है। हम फिजियोथेरेपी पेन किलर्स अवॉइड करते हैं, हम नहीं प्रिस्क्राइब करते और हम नहीं एडवाइस करते कि वो ले, क्योंकि फिजियोथेरेपी जो है वो एक ऐसी ट्रीटमेंट टेक्निक है जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है उस चीज़ का। तो मतलब मुझे पर्सनली जो मैं समझ पाया, दैट इज कि अगर हमें पेन हो रहा है बॉडी के अंदर, तो पेन किलर्स को डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। अगर सीवियर है तो लेना पड़ेगा शायद, लेकिन सीवियर है तो लेना पड़ेगा, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि हम पहले फिजियोथेरेपी ट्राई कर लें कि उससे दर्द ठीक हो जाए। अगर बहुत सीवियर है तो फिर तो लेना ही पड़ता है कई बार। करेक्ट। एक चीज और आजकल जो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं है, देखिए आज एक टाइम था जब
शायद ना बहुत कम लोग घर में मेंबर्स होते थे जो जॉब के लिए जा रहे हैं, बिजनेस के लिए जा रहे हैं। आज एवरीवन इज गोइंग फॉर अ जॉब, राइट? तो मेल फीमेल, तो जॉब करते हुए ये चीजें ना बहुत ज्यादा सुनने में आती हैं। आज मुझे बैक पेन हो रहा है, बैक पेन इज लाइक, वो तो मुझे लगता है शायद 80% जॉब गोइंग लोगों को बैक पेन होता है। उनके लिए मैम आप क्या सजेस्ट करोगे, क्या करना चाहिए? देखिए, बैक पेन जो है वो जॉब रिलेटेड तो है ही, बट ऐसा नहीं मैं बोलूंगी कि सिर्फ जॉब वालों को ही बैक पेन होता है। जो इंसान घर पे है, इवन जो काम नहीं भी कर रहा है, उसको भी आजकल बैक एक हो रहा है। तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। करेक्ट। और उसके लिए सबसे पहले हमको उसके पेन जो है एक सिम्टम है, उस सिम्टम में जाने के बजाय हमको ये देखना चाहिए कि वो पेन हुआ क्यों है, उसका रूट कॉज क्या है। हमको वो ठीक करना जो है वो प्रायोरिटी पे लेना चाहिए कि हमको कॉज ठीक करना है, ना कि सिम्टम। सिम्टम तो दवाइयाँ खा के भी हम ठीक कर लेते कि आज हमने दवाई खाई, पेन किलर खा लिया और अगले दिन हमारा पेन कम हो गया, लेकिन तीसरे दिन तो वो पेन वापस आएगा। तो इसलिए हमको रूट कॉज पे काम करना चाहिए कि पेन क्यों आ रहा है। क्या वो एक मसल कोई डैमेज हुई है उसके कारण पेन है, किसी बोन में प्रॉब्लम है, या कुछ और इशू है। वो रूल आउट करके फिर हमको ट्रीटमेंट डिसाइड करना चाहिए और उस हिसाब से फिर चलना चाहिए। ओके, सो मतलब पेन्स भी बहुत तरीके के होते हैं, आई गॉट टू नो, जो आज जैसा आपने अभी बताया। बिल्कुल बिल्कुल, पेन बहुत तरीके के होते हैं। पेन किसी फिजिकल इंजरी के कारण हो सकता है, मेंटल ट्रॉमा के कारण हो सकता है, इवन इमोशंस के कारण हो सकता है, और तो और हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है, हम जो खाना खा रहे हैं उसमें किसी चीज की कमी के कारण भी दर्द हो सकता है। तो मैम मतलब अगर मैं समझूं, अभी तक मुझे शायद आज से पहले ऐसा लगता था कि वो चोट लगेगी तो दर्द होगा, बट आपने जैसे बताया कि मेंटल ट्रॉमा या इमोशंस और मतलब इन चीजों से भी कहीं ना कहीं, न्यूट्रिएंट्स, उनसे भी बॉडी में पेन्स कहीं ना कहीं यूज होता है। ओके ओके। सो मैम जैसे ऑफिस गोइंग जो लोग हैं, उनके लिए कुछ ऐसा अगर आप टिप्स दे पाए कि उनको क्या रेगुलर वो करें जिससे वो, जैसे वो तो कॉमन पेन ही होगा आई गेस, जो बैक पेन वाली या नेक पेन वाली चीजें होती हैं, जो तो उनके लिए कुछ आप अगर सजेस्ट कर पाए, कुछ टिप्स दे पाए। जो नेक पेन और बैक पेन यूजुअली ऑफिस गोइंग पीपल में हमने देखा है, तो उसके कई रीजंस होते हैं, जैसे कि उनकी चेयर में इशू हो सकता है, उनके टेबल और चेयर हाइट रेशियो में इशू हो सकता है, जो उनका स्क्रीन टाइम है इवन वो भी अफेक्ट करता है। हमारी आई मसल्स जो लैपटॉप पे या मोबाइल पे हम कंटिन्यूअसली बहुत देर बैठे रहते हैं, तो उससे आई मसल स्ट्रेस्ड हो जाती है। इवन आई मसल के स्ट्रेस होने से भी हमारी बॉडी अफेक्ट होती है और उससे पेन एग्रेवेट हो जाता है। तो इन सब चीज़ों पे काम करके हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एक बनाना चाहिए कि हमको ये एक्सरसाइजेस करनी है और रूटीनली वो फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज करते रहने से जो बॉडी की स्टिफनेस है, जो कुछ मसल इम्बैलेंस हो रहे हैं, वो चीज़ें कम हो जाएंगी और ऑटोमेटिकली फिर उससे पेन कम हो जाएगा। क्योंकि अगर मसल्स में कुछ इशू है तो पोस्चर खराब होगा। हम हैवी बैकपैक्स उठा के जाते हैं, ऑफिस वाले जो है हैवी बैकपैक्स लेके जाते हैं, उससे भी मसल स्ट्रेस्ड आउट होती है। तो कुछ ऐसे कारण हैं जिनको हमें ध्यान में रख के उस पर काम करना चाहिए, और डेफिनेटली एक्सरसाइजेस तो रेगुलरली करनी चाहिए। थोड़ा टाइम अपने लिए अपन को निकालना चाहिए और ब्रेक्स लेते रहना चाहिए। आप कंटिन्यूसली बहुत देर एक जगह पे ना बैठें, ब्रेक्स लें बीच में, तो काफ़ी हद तक पेन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। मैम एक चीज़ और है, देखिए हम लोग जैसे अभी ना रिसेंटली सुनते हैं बहुत ज़्यादा, पहले ना ऐसा होता था कि शायद हमारे पेरेंट्स वाली जो जनरेशन थी, तो ना वो एक एज के बाद 40, 50, इनफैक्ट 55, 60 में ये पेन्स वाली स्टोरी आती थी। बट मैम आजकल ऐसा सुनने में आता है स्कूल गोइंग बच्चे, कॉलेज तो या हम ऑफिस की तो हम बात हमने करी अभी, स्कूल गोइंग बच्चों को भी पेन या वो चीज आ रही है, तो उनके लिए भी कोई चीज ऐसी आपको लगता है, आप कुछ गाइड करेंगे कि उन्हें कुछ करना चाहिए या कुछ? डेफिनेटली आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी फिलहाल 1-2 हफ्ते पहले ये इंसिडेंस हुआ, मेरे बेटे को शोल्डर में पेन हो गया था। ओके। तो ही इज जस्ट 9 ईयर ओल्ड। तो बिल्कुल छोटे बच्चों को हो सकता है, हम ये सोचे कि नहीं ये तो अभी बहुत फिट है, ये तो बहुत यंग एज है, इनको क्यों पेन हो गया। तो अभी की जो लाइफस्टाइल है, अभी जो इतने चेंजेस आ गए हैं सबके रहने के तरीकों में, तो कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करते हैं। पहले के जो लोग थे वो बहुत फिजिकल एक्टिविटी करते थे, उनका खान पान अलग होता था और प्योर चीजें मिलती थी। अब जो है हम बच्चे को दूध दे रहे हैं, हम बच्चे को बटर दे रहे हैं, घी दे रहे हैं, पर उसमें है क्या वो हमको नहीं पता। एंड फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत कम हो गई है बच्चों की, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है।
बच्चा घर के बाहर ही नहीं निकलना चाहता है, वो चाहते हैं कि हम घर में बैठे रहे, टीवी चलता रहे या फोन हाथ में रहे। तो ये सब चीजें अफेक्ट करती हैं बॉडी को, मसल स्ट्रेंथ कम होती है, जॉइंट्स में स्टिफनेस आती है। तो हमको इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। इवन स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं उनके बैकपैक्स इतने हैवी होते हैं कि मैनेज कर पाते इतना हैवी बैकपैक उठाना। तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स हैं जो बच्चों को अफेक्ट कर रहे हैं, और पेरेंट्स को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पे। उनकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, वर्कआउट्स करवाने चाहिए, अच्छे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाने चाहिए ताकि बॉडी में स्ट्रेंथ उनकी बनी रहे। तो ओवरऑल मुझे जो लगा बच्चों के लिए शायद एक फिजिकल फिटनेस ना सबके लिए जरूरी है मैम, बहुत जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। राइट, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगा कहीं कि पुराने टाइम में, करेक्ट आपने सही कहा, जैसे पुराने समय के जो लोग थे वो अपने फिजिकल, वो वैसे ध्यान रखे या ना रखे, लेकिन वो फिजिकल वर्क इतना करते थे, काफी करते थे। तो वो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना उनकी बॉडी फिट थी, और खाना तो नो डाउट अच्छा था ही। तो वी गॉट द पॉइंट मैम, ठीक है, थैंक यू। सो एक चीज मैम और है जो ना आप बताइएगा कि वो मिथ है या नहीं। लोग बोलते हैं कि फिजियोथेरेपी जो है वो सर्जरी को भी अवॉइड करा सकती है। सो आप प्लीज उसको बताइए, इज इट पॉसिबल, ऐसा होता है? देखिए, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ सर्जरी प्राइम इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि हमारे फ्रैक्चर केसेस हो गए या कोई रोड एक्सीडेंट हो गया जहाँ ट्रॉमा हो गया। तो ऐसे केसेस में तो हम ये बोल ही नहीं सकते कि सर्जरी को अवॉइड करें। पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ हम डेफिनेटली सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं या पोस्टपोन कर सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है कि मस्कुलर इशू ही रहता है जिसके कारण बोन में चेंजेस आ जाते हैं या जॉइंट में चेंजेस आ जाते हैं। तो अगर हम उसको टाइमली रूल आउट कर लें, शुरुआती दिनों में ही अगर हम उसको रूल आउट कर लें, तो कई बार ऐसा होता है कि फिर सर्जरी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर हम उसको लिंगर ऑन करते जाएं कि नहीं नहीं ठीक है, देखते हैं, अभी तो चल रहा है, अभी तो चल रहा है, कई फीमेल्स में स्पेशली ऐसा होता है कि नहीं नहीं अभी तो चल रहा है, कोई बात नहीं, बाद में करा लेंगे, तो फिर डेफिनेटली हम लैंड अप कर जाते हैं सर्जरी में, उसको हम फिर अवॉइड नहीं। मुझे जो जस्ट मिला वो यही मिला कि एज अर्ली एज पॉसिबल, सूनर द बेटर। राइट, सूनर द बेटर। राइट मैम, ये चीज तो खैर मुझे लगता है आपने बिल्कुल सही कही, बिकॉज ना लोग उसको जब तक वो बर्दाश्त कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तब तक वो उस लेवल तक लेके जाते हैं, स्टेज तक के पहुंच जाएंगे, फिर बोलेंगे कि अब फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाए, अब हमको कुछ सर्जरी ना करानी पड़े। तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप जो भी हैं प्रॉब्लम को देखिए, उसको जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करिए, नहीं तो डेफिनेटली फिर बाद में तो सर्जरी पे जाना ही पड़ता है। थोड़ा सा आप हमें गाइड करिए कि फिजियोथेरेपी, मुझे ऐसा लगता है वाइड टर्म है, ऐसा नहीं हम तो सिर्फ इतना समझते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाएंगे, बट कहीं ना कहीं फिजियोथेरेपी में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हमने देखा कुछ नीडल कप एक्सरसाइजेस की काफी मशीन्स होती हैं। तो मैम इनमें क्या डिफरेंस होता है या कैसे, क्या किसके लिए होता है? फिजियोथेरेपी एक बहुत ही वेग टर्म है, और इसकी अब तो पहले हम एक कॉमन टर्म मानते थे फिजियोथेरेपिस्ट, लेकिन अब जो है इसकी काफी ब्रांचेस हो गई है। जैसे कि हम मान लें ऑर्थो में होता है फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूरो हो गई, और बच्चों के अलग होते हैं, कार्डियोथोरेसिक अलग होता है, स्पोर्ट्स वाला अलग होता है, गायनेक का अलग होता है, और ओवरऑल कम्युनिटी रिहैब करके एक अलग स्ट्रीम है फिजियोथेरेपी में। तो ये ओवरऑल काफी सारी ब्रांचेस हो गई हैं फिजियोथेरेपी की, और इन सब में अपने अपने अलग अलग एडवांस चीजें हैं या टेक्नोलॉजीज हैं या मोडालिटीज हैं ट्रीटमेंट करने की। पहले जो था सारी चीजों में अपना होगा। हाँ, और पहले जो चीजें थी कन्वेंशनल था बिल्कुल, वो बस सेकाई लगा दी, राइट, एक बड़ी मशीन होती थी सिकाई करने हम की। वही आज भी सोचते हैं। मतलब अभी भी कई लोग होते हैं फिजियोथेरेपी बोलो तो मतलब वो बस मशीन सिकाई करनी है। करेक्ट। तो ऐसा नहीं है, पहले चीजें अलग थी, पहले सिकाई और दूसरी मशीन्स और वैक्स होता था, वो सब अलग होती थी। पर अब जो है, अब एडवांस चीजों में बहुत सी अलग चीजें हैं, जैसे कि नीडलिंग मान ले हम, ड्राई नीडलिंग होती है, वेट नीडलिंग होती है, कपिंग होती है, और मैनुअल थेरेपीज होती हैं। मैनुअल थेरेपी भी बहुत टाइप की हो गई है। मतलब हर एक फिजियोथेरेपिस्ट का अपना एक तरीका है ट्रीटमेंट करने का, और कुछ होते हैं अलग अलग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए हैं मसल रिलीज करने के लिए, जहाँ मसल्स टाइट हो जाती है हमको उनको रिलीज करना पड़ता है।
तो वो चीज़ें अलग हो गई हैं। तो अब बहुत चीज़ें एडवांस हो गई हैं, इसलिए जो रिकवरी रेट है या जो पेन कम होने का टाइमिंग है या अपन ड्यूरेशन मान ले, वो बहुत ही कम हो गया है। ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन पहले होता था ना 2 महीने 3 महीने, अब वो चीजें काफी कम हो गया है। अब उतना टाइम नहीं लगता पहले जितना लगता था। ओके मैम, एक चीज जैसे आपने अभी बताया थोड़ी देर पहले हम लोगों को कि कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस होता है या ये चीजें होती हैं, तो ये चीजें कितना, ये भी इम्पैक्ट फिजियोथेरेपी पे कितना करती हैं, या अगर हम फिजियोथेरेपी ले रहे हैं और ये भी हो रहा है साथ में, तो क्या इम्पैक्ट इसका रहता है? देखिए, जो हमारे इमोशंस होते हैं, इमोशन से हम सिर्फ सोचते हैं कि गुस्सा या खुशी, हाँ, पर ऐसा नहीं होता है। इमोशंस की भी वाइड वैरायटी है। अच्छा, जैसे कि आपने अपने स्टाफ को कुछ बोला, राइट, उसको डांटा, आपके अंदर इमोशन क्रिएट हुआ, उसके भी क्रिएट हुआ कि सर ने ऐसा बोल दिया। वो दिन भर सोचता रहेगा कि सर ने ऐसा बोल दिया, तो वो कहीं ना कहीं उसके शरीर को अफेक्ट करेगा। ओके, घर का अपन एग्जाम्पल ले ले, तो सास ने बहू को डांट दिया, बहू रात दिन भर सोचती रहेगी कि मम्मी जी ने ऐसा बोल दिया। बच्चे को मम्मा ने डांट दिया, बच्चे के दिमाग में भी चलता रहेगा, बच्चा बोलेगा नहीं, पर सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो चीजें जाके स्टोर हो जाती है। ओके, आपका स्टाफ भूल गया कि आपने डांटा था अगले दिन, लेकिन वो उसके दिमाग में बैठा रहा कि सर ने डांटा था, वो चीज ब्रेन में रजिस्टर हो चुकी है। ओके, तो ये सब चीजें जब बहुत क्लब हो जाती है, बहुत इकट्ठी हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं इमोशंस हमारी बॉडी में स्टोर होने लगते हैं। बहुत सारी मसल्स ऐसी हैं जो इमोशंस अपने स्टोर करती है, हमको नहीं पता चलता, पर जब हम इवेलुएट करते हैं, जब हम चेक करते हैं, समझ में आता है कि नहीं, ये वाली मसल इस इमोशन के कारण अफेक्ट हो रही है। ओके, तो हमको फिर उस पेशेंट के इमोशनल लेवल पे हमको काम करना पड़ता है, और जब हम इमोशंस पे काम करें तो 1 या 2 सेटिंग में वो पेशेंट का पेन रिलीफ हो जाता है, बिना फिजिकली उस पेशेंट को टच किए। हमको कोई ट्रीटमेंट नहीं देना पड़ता कि हम उसको सिकाई कर रहे हैं या हम उस पर निडल लगा रहे हैं या XYZ कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सिर्फ एक काउंसलिंग से हम काफी उस हद तक उस पे जा सकते हैं, ट्रीटमेंट पार्ट पे। अदरवाइज हमारे पास अफर्मेशन बॉटल्स होती हैं, जो कि इमोशनल जो भी पार्ट है या जो भी चीजें अफेक्ट हुई है इमोशन से, उसको हम उस अफर्मेशन बॉटल से ट्रीट कर सकते हैं। ओके, सो मुझे जो समझ में आया वो ये आया कि कहीं ना कहीं मैम इन चीजों से, इमोशंस से भी बॉडी में पेन्स और ये सब चीजें आ जाती हैं जो हमको समझ में नहीं आती। बिल्कुल, हम उस पर नहीं ध्यान देते हैं। लेकिन ये काफी लंबे टाइम तक क्लब होते स्टोर होते फिर एंड में ऐसा होता है कि वो जैसे बोलते हैं कि मसल हार मान लेती है कि बस अब नहीं हो गया, बस कर दो। ओके, सो वो कहीं ना कहीं पेन्स और वो बॉडी में वो चीजें आनी है, तो उससे हमारी पोस्चर भी अफेक्ट हो जाता है। अच्छा, उससे हमारे लुक्स भी चेंज हो जाते हैं। ओके, तो वो इमोशंस का बहुत ही बड़ा रोल है हमारे लाइफ में। ओके, एक और चीज मैम, अभी तक हमने इतने डिस्कशन में समझा कि फिजियोथेरेपी इज इम्पोर्टेंट, वी गॉट टू नो, और मुझे कहीं ना कहीं लगता भी है, पर्सनली भी लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो एक चीज है कि लोगों के माइंड में ना एक थॉट, हर बार एक क्वेश्चन आता है कि यार फिजियोथेरेपी ना बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक होने में 1 महीना 2 महीने लग जाते हैं, और फिर रोज आना जाना। तो इसके लिए मैम क्या वो है, क्या ऐसा सच में होता है? थोड़ा सा गाइड करिए प्लीज। डेफिनेटली पहले, मैं आज से 10-15 साल पहले अगर बात करूं तो डेफिनेटली हमको बहुत टाइम लगता था ट्रीटमेंट करने में, 1 महीना लग जाता था पेशेंट ठीक होने में। लेकिन अब जो चीजें आ गई हैं, अब इतने मेथड्स एडवांस हो गए हैं कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि मसल स्पैज़म जो हम 1 हफ्ता या 10 दिन लेते थे ठीक करने में, वो 1 या 2 सेशन में आजकल ठीक हो जाता है। ओके, मतलब अब ऐसा नहीं है कि हमको 1 महीना जाना है फिजियोथेरेपी करवाने, अब बहुत चीजें एडवांस हो गई। सो आइडिया इज फिजियोथेरेपी से ज्यादा डॉक्टर इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर किसके पास जाना है आपको। बिल्कुल राइट, चूज योर डॉक्टर वाइजली। राइट। सो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजीज बहुत ज्यादा चेंज हो गई हैं, अब वो ऐसा नहीं है कि उतना नहीं, अब इतने सेटिंग्स नहीं लगते। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे फ्रैक्चर हो गया या कुछ और ऐसे इश्यूज रहते हैं जिनमें टाइम लगता है, बट वही बात है जैसे मैंने पहले बोला, सूनर द बेटर।
जितनी जल्दी हम अपने प्रॉब्लम को इवैल्यूएट कर लें, जितनी जल्दी हम डॉक्टर के पास चले जाएं, उतनी जल्दी हम ठीक हो सकते हैं। प्रॉब्लम आप बढ़ाओगे तो टाइम उतना ही ज्यादा लगता है फिर ठीक होने में। तो फिर पेशेंट अगर वो इतना टाइम आया ही इतनी देर से है तो फिर वो कहीं ना क्योंकि एक समय के बाद चीजें बिगड़ने लगती हैं, तो उस चीज को वापस ठीक करना तो डेफिनेटली टाइम टेकिंग होता है। एक और सवाल है मैम, ये ना जनरली हम लोगों ने देखा है ऐसा, और होता भी है, शायद आपने भी कहीं ना कहीं वो देखा हो, क्योंकि आपकी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, मशीन्स भी एंड ऑल, तो पेशेंट्स यूज्ड टू से कि यार मैं भी 1 घंटे के लिए गया था, मुझे तो एक थेरेपी ये वाली दी, या मुझे तो नीडल लगाई, तुम्हें कप लगाया था, तुम्हें ऐसा कम ज्यादा। सो ऐसा क्या डिफरेंस होता है, इसके लिए क्या आप बताएंगे? बिकॉज थोड़ा सा लेमन है ये बिल्कुल, लेकिन ये होते हैं क्वेश्चंस। नहीं, कई बार ऐसे होता है, जैसे डॉक्टर के चैम्बर के बाहर पेशेंट्स बैठते हैं, आपस में बातें करते रहते हैं कि मेरे को भी, एग्जाम्पल ले लें बैक पेन का, मेरे को भी बैक पेन है, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो वो भी बोलेंगे मेरे को बैक पेन है, मेरा दर्द यहाँ से यहाँ तक नीचे तक जाता है, हाँ मेरा भी जाता है, आपका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है? हाँ, राइट। वो पूछेंगे आपका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, तो कोई एक जवाब देगा मुझे तो सिकाई हो रही है, मुझे तो वो झुनझुनी वाली मशीन भी लगा रहे हैं, और फिर दूसरा बोलेगा नहीं मेरे को तो वो ऐसे कटोरी वाला कप जैसा कुछ लगा रहे हैं, मुझे तो सिकाई नहीं दे रहे हैं। फिर उनके दिमाग में चलने लगता है कि भाई मैडम के पास एक ही कप होगा, उसे लगा दिया, मुझे नहीं लगाया। हम तो उतनी ही देर आ रहे हैं, हम पैसे भी उतनी दे रहे हैं, फिर सिकाई उनको कर रहे हैं, हमको क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं होता है। ओके। जैसे हम बोले कि हमारे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, वैसे ही हम ट्रीटमेंट भी एक जैसे कैसे दे सकते हैं ना? समझ लीजिए कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, नर्सरी से 12th तक की पढ़ाई है, तो नर्सरी वाले बच्चे को हम 12th का पढ़ाई करा देंगे क्या? उसका ब्रेन इतना डेवलप हुआ ही नहीं है। वैसे ही हमें इवैल्यूएट करना पड़ता है कि किस पेशेंट को कितनी प्रॉब्लम है, उसका स्ट्रेंथ कितना है, स्टेमिना कैसा है, तो इन सब चीजों को देख के हमें ट्रीटमेंट प्लान करना पड़ता है। हम हर किसी को एक ही ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन हमें डिसाइड करना पड़ता है कि इस पेशेंट को इस कंडीशन में क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए क्या बेस्ट है। करेक्ट। जो बेस्ट होगा हम वही डिलीवर करेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि सबको ही सिकाई कर दो, सबको ही कप लगा दो, ये गलत चीज है। मे बी उसमें स्टेप्स भी हो सकते हैं मैम, जैसे आपने बताया आप नर्सरी में है, अगर उसकी प्रॉब्लम नई है तो उसका ट्रीटमेंट कुछ और होगा। 2 दिन बाद शायद वो ट्रीटमेंट जो वो देख रहा है वो मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो सकता है। राइट। और एक चीज मैम, बहुत आजकल आपने भी देखा होगा यूट्यूब, मैम सब सोचते हैं कि हम यूट्यूब से ही देख के एक्सरसाइज कर लेंगे, इसकी क्या जरूरत है, मुझे तो हाथ में दर्द था तो मैंने यूट्यूब पे देख लिया। तो मैम ये कितना सही है कि हमें यूट्यूब से देख के खुद एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से तो मैं बोलूंगी स्ट्रिक्ट नो है। ओके। क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला कि हर एक पेशेंट को हम एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं जी। वैसे ही यूट्यूब पे तो जनरलाइज्ड ट्रीटमेंट है, राइट, जनरलाइज्ड एक्सरसाइजेज है। एक प्रॉब्लम जैसे कि बैक पेन लिया, बैक पेन के लिए उस यूट्यूब पे 100 एक्सरसाइजेज हो जाएंगी, होंगी, लेकिन हर वो 100 एक्सरसाइज क्या वो एक पेशेंट के लिए फ्रूटफुल है? क्या उस 100 एक्सरसाइज की उस पेशेंट को जरूरत है? उसको क्या प्रॉब्लम है? पहले हमें ये इवैल्यूएट करना चाहिए। हो सकता है उसको मस्कुलर इशू हो, या हो सकता है उसको कुछ बोन में प्रॉब्लम हो, तो उसको वो 100 एक्सरसाइजेस कैसे फ्रूटफुल हो सकती है, और वो क्यों वो 100 एक्सरसाइज में अपना टाइम वेस्ट करे और अपनी एनर्जी लगाए। इसलिए जनरलाइज्ड हम एक्सरसाइजेस नहीं करें, जो यूट्यूब पे दिया है उस पे हम नहीं जाएं। हम पहले अपने डॉक्टर से एडवाइस लें कि क्या हमारे लिए ये जरूरी है, क्या इससे हमको रिजल्ट मिलेंगे, ये हमारे लिए अच्छा है, फिर वो एक्सरसाइज करें। आंख बंद करके नहीं वो मेरी फ्रेंड वो कर रही थी यूट्यूब पे देख के तो मैं भी वही कर लूं, तो वो गलत चीज है, वैसा ना करें। तो मुझे ऐसा लगता है आपके डॉक्टर के पास जाके आप डॉक्टर से एक्सरसाइजेस पूछिए, तो शायद फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं वो आपको बेस्ट गाइड कर पाएंगे कि आपकी प्रॉब्लम ये है, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद उसका बेस्ट सॉल्यूशन आपको दे। फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो डायग्नोस करेंगे कि क्या इशू है, कहाँ प्रॉब्लम है, फिर लाइकवाइज उस हिसाब से
वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल प्लान करेंगे कि आपको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कई बार देखा गया है कि पेशेंट आते हैं, हमने यूट्यूब पे वो एक्सरसाइज करी थी, हमने देखा था, लेकिन उससे तो हमारा दर्द बढ़ जाता है मैम, बढ़ जाता है, कई बार बढ़ जाता है। तो ऐसा ना करें, मेरा तो ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज ना देखें और ऐसा ना करें। एटलीस्ट कंसल्ट करें, आके पहले अपने रूट कॉज को समझें कि आपको वो प्रॉब्लम क्यों है, फिर उसके एक्सरसाइजेस पे जाएं कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं डॉक्टर को इन्वॉल्व करें। हाँ। खुद डॉक्टर ना बने। हाँ। एक चीज मैम थोड़ा सा और है, सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं, देखिए पेन्स ठीक है अभी लोगों को हो रहे हैं, बट सीनियर सिटीजन्स को तो होते ही हैं, मतलब उनका शायद रेगुलर कुछ ना कुछ होता है, बिकॉज बॉडी भी कहीं ना कहीं डिग्रेड हो जाती है। तो उनके लिए फिजियोथेरेपी कितना सेफ होता है, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, कितना करना चाहिए, थोड़ा सा प्लीज उसके बारे में। देखिए सीनियर सिटीजन्स के साथ बहुत सारी चीजें रिलेटेड होती हैं। जैसे सबसे पहले तो एज फैक्टर, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारे बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। वो अपन फिजिकल चेंजेस ले लें, वो हम हार्मोनल चेंजेस ले ले, इमोशनल चेंजेस ले ले, ये सारे क्लब होके कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को पीछे की तरफ ले जाने लगते हैं। हमारे में इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती है कि हम जो 20 इयर्स में या 40 इयर्स में काम कर रहे थे वो हम 60 और 70 इयर्स में भी वही काम करें। लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि हम तो इतना काम करते थे 40 इयर्स के जब थे और अब हम नहीं कर पा रहे, तो वो एक कहीं ना कहीं डिप्रेशन भी क्रिएट कर जाता है। तो डेफिनेटली हमको प्रॉब्लम समझ के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल प्लान करना चाहिए, और सीनियर सिटीजन्स को एटलीस्ट हफ्ते में 2 या 3 दिन फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, ताकि उनकी बॉडी में स्टिफनेस नहीं आए, मसल्स में स्ट्रेंथ बनी रहे, और उनका जो डेली रूटीन है, जो डेली एक्टिविटी है वो करते रहे, इंडिपेंडेंटली वो अपने काम कर सके। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। जब पेशेंट्स को लगता है या सीनियर सिटीजन्स को लगता है कि हम तो अपना काम नहीं कर पा रहे, हम दूसरों पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो उससे बहुत जल्दी उनमें डिप्रेशन आने लगता है। और डिप्रेशन एक बहुत बड़ा सेटबैक है कि वो उनकी हेल्थ इंप्रूव ही नहीं हो पाती। वो दिन ब दिन पीछे जाते जाते, बजाय हम सोचे कि वो अच्छा हम एक्सरसाइजेस करवा रहे तो और इम्प्रूव करें। यानी कि मेंटली अगर वो होता है तो वो बॉडी पे कहीं ना कहीं वो दिखने लगता है। ओके। तो ये एक बहुत बड़ा डिप्रेशन जो एक बहुत बड़ा कॉज है सीनियर सिटीजन्स के लिए। उनको अच्छे क्लब्स ज्वाइन करने चाहिए। आजकल बहुत सीनियर सिटीजन के क्लब हो गए हैं जो उनको एक्सरसाइजेस कराते हैं। योगा प्राणायाम पे बहुत उनको ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, एक्सरसाइजेस फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके करें वो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार कुछ सीनियर सिटीजन्स होते हैं जो पेन के कारण एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे होते हैं, या कुछ दूसरे हेल्थ इश्यूज रहते हैं, जैसे डायबिटीज समझ लीजिए या ब्लड प्रेशर मान लीजिए। तो कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं कि एक हम पर्टिकुलर एज के बाद बोलते कि नहीं आप ये नहीं करिए, या इसको इस तरीके से मॉडिफाई करके करिए, ताकि कुछ जो इनको इश्यूज चल रहे हैं वो और हार्मफुल ना हो, और उनको एक प्रॉपर बेटर गाइडेंस मिल पाए और इम्प्रूवमेंट दिख पाए। राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि सेफ तो है उनके लिए भी, बट इट डिपेंड्स कि बॉडी कैसी है, उसके बेसिस पे ही आपको कहीं ना कहीं। बिल्कुल सेफ है एक्सरसाइजेस, ऐसा नहीं कुछ हार्म क्रिएट करेंगे, लेकिन प्रॉपर तरीके से हो। कई बार होता है पेशेंट्स गलत करते हैं। हम एक्सरसाइज सिखाते हैं, हम बोलते हैं आप हाथ ऐसे उठाइए, और वो उनका एंगल चेंज हो जाता है। राइट। तो जो इफेक्ट 100% आना चाहिए वो नहीं आ पाता, या 40% आता है, या हो सकता है पेन बढ़ जाता है। पर मैम फिर तो सीनियर सिटीजन्स को मुझे लगता है और ज्यादा सुपरविजन में एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। बिल्कुल, उनको प्रॉपर गाइडेंस में करना चाहिए, और एक वेल ट्रेन फिजियोथेरेपिस्ट या किसी अच्छे जिसको अच्छा नॉलेज हो उसके गाइडेंस में ही करना चाहिए। कंसल्ट करके। राइट। हाँ, बिकॉज कहीं ना कहीं उस एज में जाके वो रिस्क नहीं है, बट अगेन थॉट वही होगा कि आप राइट पर्सन के पास, राइट डॉक्टर के पास हैं या नहीं है, वो आपको चेक करना ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा यहाँ। हम लास्टली एक चीज है, कोई ऐसी 3 टिप्स जो आप देना चाहें सबको फिजियोथेरेपी से रिलेटेड, या आज की जनरेशन जो आज प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सब के लिए कोई ऐसी 3 टिप्स जो आप देना चाहें? तो इस बात पे मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरी तरफ से 3 एडवाइस है जो कि बिल्कुल हम चाहेंगे कि सारे लोग, सभी लोग पेन फ्री रहें। सबसे पहले तो लिसन टू योर बॉडी। आपका शरीर क्या बोल रहा है आप उसे सुने। कहीं पेन हो रहा है, कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उस पर ध्यान दें। राइट। सेकेंडली, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम हो रही है उसको समझे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन की तरफ नहीं भागें। पहले आप समझे, किसी
डॉक्टर के पास, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और क्या प्रॉब्लम हो रही है वो समझ के जैसा डॉक्टर बोले उस हिसाब से आप उस सॉल्यूशन की तरफ बढ़े। और तीसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी। हम गए डॉक्टर के पास, फिजियोथेरेपिस्ट के पास, उसने बता दी कि भाई आपको सो एंड सो प्रॉब्लम है, हम सीख के भी आ गए उसकी एक्सरसाइजेस। एक दिन किया, वो 2 कर दिन ही किया, रहे। फिर तीसरे दिन अरे यार आज तो बहुत जल्दी है, आज तो मैं लेट हो रहा हूँ, ऑफिस जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो फिर हमारी कंसिस्टेंसी रहती ही नहीं है। राइट। फिर पेन ठीक कैसे होगा? फिर हमको लगता है वो जो बताए थे उससे तो मैं ठीक ही नहीं हुआ। हाँ, तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 3 चीजें कोई भी अगर ध्यान रखे तो डेफिनेटली उसका पेन इंप्रूव होगा, हेल्थ इंप्रूव होगी, लाइफस्टाइल इंप्रूव होगी। मेरी तरफ से ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हर किसी को ध्यान में रखनी चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स फॉर Thank you गिविंग so अस much. टाइम। Thank you.